दोस्तों नमस्कार। इस देश की नई पीढ़ी ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को देखा नहीं है। हां, पढ़ा जरूर है। इस देश को गढ़ने वाले, इस देश को बनाने वाले प्रधानमंत्रियों को भी देखा नहीं है। पढ़ा जरूर है, लेकिन क्या पढ़ा हुआ मिटा दिया जाए या पढ़े हुए शब्दों को बदल दिया जाए या उसमें कुछ नए विचार थोप दिए जाएं तो क्या इतिहास बदल जाता है? क्या देश की सोच बदल जाती है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी घर परिवार के भीतर जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं वो उन तमाम परंपराओं को, उन तमाम संस्कृति को और इस देश की सोच को बदलकर देखने की स्थिति में आ जाते हैं? यह सवाल मौजूदा वक्त में बड़ा मौजू हो चला है। आज सरदार पटेल की जयंती है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। दोनों को हर कोई याद कर रहा है। इन दोनों ने इस देश को गढ़ने में, इस देश को बनाने में अपनी अपनी भूमिका बाखूबी निभाई है। सरदार पटेल ने इस देश के भीतर 600 से ज्यादा रियासतों को एक साथ किया, इकट्ठा किया और फिर भारत की पहचान अखंडता और एकता के साथ उन्हीं के जरिए बनी। इसीलिए उनको इस प्रतीक के तौर पर देखा जाता है जो किस तरीके से इस देश को जोड़ रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया। इस देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन की जगह उन्होंने सरकारीकरण पर ध्यान दिया, राष्ट्रीयकरण पर ध्यान दिया। और उनका यह मानना था कि सरकार की भूमिका, सरकार की जिम्मेदारी देश को बनाने की दिशा में होनी चाहिए और उसके कांधे पर इस देश के नागरिकों की उन तमाम समस्याओं का बोझ होना चाहिए जो जनता उन्हें सरकार के तौर पर चुनती है। लेकिन क्या वाकई इंदिरा गांधी या सरदार पटेल को आज कोई याद करेगा तो क्या उनकी बातों पर चलने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगा या फिर सब कुछ उलट कर देगा? यकीन जानिए, आज की तारीख में जब हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो लगता कुछ ऐसे ही है। एक तरफ देश जोड़ने का जिक्र था और आज देश तोड़ने का जिक्र है। एक तरफ इस देश में सत्ता और सरकार के कांधे पर इस देश में जिम्मेदारियों का बोझ था, एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना थी और आज सब कुछ निजी हाथों में सौंपने की परिस्थितियां पैदा की जा रही है। 600 से ज्यादा रियासतों को इस देश में अगर सरदार पटेल अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी विजन से जोड़ रहे थे तो मौजूदा वक्त की वह कौन सी स्थिति है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में अगर आप झांक कर देखिए तो असम और मिजोरम अपनी सीमाओं को लेकर ना सिर्फ टकराते हैं बल्कि दोनों राज्यों की पुलिस भी आपस में टकरा जाती है। दर्जनों की मौत हो जाती है। इस दौर में जानकारी निकल कर आती है जो कुछ मणिपुर की सीमा को लेकर सवाल है। और इतना ही नहीं, इस दौर में जानकारी त्रिपुरा में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, यह सब कुछ बांटने की परिस्थितियां हैं। इस देश के प्रांत दर प्रांत में जहां पर भी सियासत ने अपने पैर पसारे या सत्ता में आने के लिए सियासत को जरूरत अगर धर्म की पड़ी तो उसने उस आधार पर लोगों को बांटा। अगर जाति की पड़ी तो उस आधार पर भी अपने हक का सवाल कुछ इस तरीके से उठाया जिसमें ऐसा लगने लगे कि सत्ता अगर उस जाति के पास नहीं होगी तो आने वाले वक्त में वह जाति खत्म हो जाएगी। तो जातियों का टकराव हो, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता की परिस्थितियां हो, यह सब कुछ मौजूदा वक्त में सियासत की जरूरत है। तो फिर हम सरदार पटेल को कैसे याद करें? इंदिरा गांधी ने अपने दौर में इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, 57 कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया। 57 कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया। लेकिन मौजूदा वक्त का सच यह है कि 32 कंपनियों को इस दौर में लिक्विडाइज यानी पूरी तरीके से वह खत्म हो गई। इस दौर में 23 ऐसी पीएसयूज हैं जिनको या तो बेच दिया गया या फिर मर्जर हो गया। और जिस बैंक को लेकर, जिस माइनिंग को लेकर राष्ट्रीयकरण की सोच इंदिरा गांधी ने इस देश के भीतर में यह सोचकर जगाई कि प्राइवेट हाथों में यह रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इससे मुनाफा बनाने की सोचेगा और अपने यहां काम करने वाले ना तो मजदूरों पर ध्यान देगा और ना ही वहां से खनिज संपदा जब निकाली जाएगी तो वो इस देश का कोई हिस्सा देगा। उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन मौजूदा वक्त का पाठ तो यही कहता है, सब कुछ बेच डालो। तो एक शब्द और एक लाइन में क्या यह कहा जा सकता है, जिन्होंने इस देश को बनाया उनको याद करते वक्त
हम इस देश को बेचने की परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। यानी देश बेचने वाले देश बनाने वालों की याद कर करके और उनके प्रति संवेदनाएं और अपना आदर दिखला के इस बात को दिखाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। क्या सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, जिस स्टैच्यू का जिक्र हम करना चाहते हैं उसके जरिए क्या सरदार पटेल के कद को सिर्फ उनकी प्रतिमा के जरिए कोई छू सकता है? करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन इस देश की बदहाली क्या रही? जब किसान आंदोलन से सरदार पटेल जुड़ते हैं तो वह अपनी कमाई का हिस्सा भी दे देते हैं जो वह वकालत करके कमाया करते थे, और आंदोलन में किसानों की जमीन, किसानों की भूख और किसानों की जरूरतों को वह सबसे आगे रखते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में तो ऐसा कोई सच नहीं है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप कैसे याद करेंगे, सरदार पटेल को आप कैसे याद करेंगे, जब उन्हीं की जमीन पर खड़े होकर आप इस देश में खंडित सोच को विकसित करना चाहते हो, बांटने की परिस्थितियों को आप लगातार हावी करना चाहते हो। इस दौर का सच क्या है और इस दौर की खूबसूरती क्या है? इस दौर की खूबसूरती है कि हर चीज की आप कीमत लगा लीजिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनेटाइजेशन। यह शायद रिफॉर्म की एक नई परिभाषा है। महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, किसानों के हक की लड़ाई उन्होंने जीते जी लड़ी। उनके साथ खड़े हुए और उन पर कोई आंच ना आए इसके लिए खुद को सामने खड़ा कर दिया। लेकिन मौजूदा वक्त तो जैसे ही जयंती महात्मा गांधी की आती है वो लाल बहादुर शास्त्री का पाठ पढ़ाने में लग जाता और ऐसा सोचता है जैसे लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी को नहीं मानते थे। ठीक इसी तरीके से सरदार पटेल की भूमिका और इंदिरा गांधी की भूमिका हम अलग अलग देखना शुरू कर दें। नेहरू को लेकर एक अलग सोच पैदा हो जाए, राधा कृष्णन की सोच कोई मायने नहीं रखे। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि दरअसल मौजूदा वक्त सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, इस देश को बांटने के लिए, इस देश को बेचने के लिए, इस देश से मुनाफा बनाने और कमाने के लिए, उस मुनाफे की रकम से राजनीति साधते हुए इस देश की मानसिकता को गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि एक सवाल हर जहन में होना चाहिए, इस देश के भीतर में जो बेसिक एस्पेक्ट था वो चाहे खनन का हो, वह प्राइवेट हाथों में चला गया। इस देश के भीतर में जो पूरी बैंकिंग प्रणाली थी, जो परेशानियों से जूझते हुए आजादी के बाद तक 70 के दशक आते आते इंदिरा गांधी को लगा इसका राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, अन्यथा लूट मच जाएगी इस देश के भीतर में, और हमने इस दौर में लूट को ही सिस्टम में कन्वर्ट करने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त में हर चीज आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, उस फहरिस्त में हॉस्पिटल भी आते हैं, उस फहरिस्त में पीएसयू, बैंक, माइनिंग सब कुछ आते हैं। लेकिन क्या अगर जब हम याद करें सरदार पटेल को, जब हम याद करें इंदिरा गांधी को, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के जरिए ही जय जवान जय किसान का नारा सियासत के लिए मंच पर खड़े होकर लगाने से नहीं चूके, तो क्या यह माना जाएगा कि सिर्फ अपने अस्तित्व को उनके आश्रय जोड़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश मौजूदा राजनीति की जरूरत हो गई है? यकीन जानिए ऐसी परिस्थितियां इस देश में इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि इस देश में सियासत आपके दरवाजे पर लगातार नॉक कर रही है। इस देश की राजनीति हर परिवार के भीतर घुस गई है। इस देश के समूचे देश में एक आंतरिक टर्मोइल की स्थिति है, जहां से वो गुजर रहा है। हर दिन उसके सामने एक नया मुद्दा उछाला जाता है। उस नए मुद्दों के आश्रय लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित हों और सामान्य जीवन जी पाए, यह सोचने की परिस्थिति में भी वह आ नहीं पाते हैं। उनको एक झटके में उस राजनीतिक चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां पर आपको बटना ही है। यानी कोई रास्ता नहीं छूटेगा जहां पर आप इस देश की राजनीति से खुद को जुड़ा हुआ महसूस ना करें। इतना ही नहीं, जरा एक परिकल्पना कीजिए, इस देश में कौन है आईपीएस, कौन है आईएएस, कौन है आईआरएस या कौन है एनसीबी के लोग? किताबी कीड़ा होकर इस देश में नौकरी पाई जाती है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, या इस देश के भीतर में जब आप देखना शुरू करेंगे जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हो गए, या इस देश के भीतर में जो कलाकार हैं, जो संगीतज्ञ हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पत्रकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, या फिर जिंदगी के किसी भी हिस्से में जो प्रोफेशनल होते चले गए, वो जिंदगी अपने अनुसार नहीं जी सकते हैं। उन्हें आश्रित होना होगा उस
आईएएस आईपीएस की पूरी प्रक्रिया पर जिस कानून को बनाने की स्थिति में इस देश की राजनीतिक सत्ता आ गई है, यानी इस देश में सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या तो राजनीति का शिकार हो जाए या खुद को राजनीति से जोड़ने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे, या फिर कल वो शिकार हो जाएगा, इस भावना और इस खौफ के साथ वो जीना शुरू कर दे। ऐसी सोच तो आजादी के आंदोलन के वक्त भी नहीं थी। और इस देश में प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त को जब देखना शुरू कीजिएगा और देखते चले जाइए इस दौर में, ऐसी परिस्थिति किसी कालखंड में क्या आपको नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। एक डर है, खौफ है, वो रईस हो या गरीब हो, या ऊंचे तबके का हो या निचले तबके का हो, उसे इस देश की सियासत से खुद को जोड़ना होगा। अपनी जिंदगी के दौर में वो हर दिन उसके सामने नए मुद्दे टकराएंगे जो उस सियासत और राजनीति जन्म देगी, और वही आपकी जिंदगी हो जाएगी। यह तो किसी देश में नहीं होता है। प्रोफेशनल्स तक अपने तौर पर खुद को अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस देश के भीतर में, और पता नहीं कल कौन सा कानून उनकी दरवाजे पर लगातार नॉक करने लगे ये कहकर कि विशेषाधिकार सत्ता जिसके पास है, यानी सत्ता के जरिए जो विशेषाधिकार तबका है इस देश में, उसी की चलती है, यानी कानून का राज नहीं, बल्कि कानून भी विशेषाधिकार पाए लोगों के राज में तब्दील हो गया है। यह एक अजब सी परिस्थिति है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां पर राजनीति हो, सियासत हो, चुनाव हो, लोकतंत्र के यही 3 स्तंभ हो गए हैं, और चौथा स्तंभ इस देश में सत्ता के सामने नतमस्तक होना हो गया। यानी विशेषाधिकार पाए लोगों के सामने आप नतमस्तक हो जाइए तो ही आप इस देश में सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या सुखी नहीं तो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस देश की सियासत का पाठ यही है। हमको याद है स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी, हमें याद है सरदार पटेल, हमें याद है नेहरू, हमें याद है इंदिरा गांधी, हमें याद है लाल बहादुर शास्त्री, हमें याद है उस पूरी फहरिस्त में उन तमाम नेताओं के नाम जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद इस देश को बनाने की दिशा में वह लगातार बढ़ते चले गए। उनका जन्मदिन आए या उनके मृत्यु का दिन आए, हम तो बधाई देते हैं, हम तो संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उनकी यादों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इस देश को बनाना नहीं है, इस देश को विखंडित कर देना है। इस देश के लोगों को ऊपर, उनकी मानसिकता पर इस तरीके से चोट करनी है जिससे वह सियासी गुलाम हो जाए इस देश के भीतर में। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतिहास को नए तरीके से गढ़ने की सोच, या फिर कहें उस इतिहास को नए तरीके से मंचों पर बताने की सोच, यानी ना तो तारीख की जानकारी है ना उस संदर्भ की जानकारी है, फिर भी हम कहेंगे और जो इच्छा है वो कहेंगे, लेकिन इन तारीखों को हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर ये तारीख ना हो और हमारे सामने ऐसे लोग ना हो जिन्हें हम जिक्र कर सकें, तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। सावरकर का जिक्र करते हैं, सावरकर के भाषणों को सुनने लोग जमा हो जाते थे और आरएसएस के साथ कोई जुड़ता नहीं था। आरएसएस ने एक नया उपाय निकाला था, जहां जहां सावरकर भाषण देंगे उस जगह पे जब भाषण खत्म होगा तो आरएसएस वहां पर अपने सभा को वहीं पर करेगा, जिससे जो लोग जा रहे हैं वो कम से कम उस आरएसएस को भी समझना शुरू कर दे। हिंदुत्व की जो परिभाषा सावरकर गढ़ रहे थे और जो हेडगेवार सोच रहे थे, उसमें एक भिन्नता थी, बिल्कुल इंकार नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। मौजूदा वक्त ये नहीं कहेगा कि जब आप सावरकर को जान रहे हैं तो आरएसएस को अलग तरीके से देखिए। मौजूदा वक्त इस बात की भी इजाजत नहीं देगा कि वह परिस्थिति सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए के रिजिम में ही आ सकती है, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कहा कि इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज के भीतर अगर इसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो यह समाज के लिए हितकारी नहीं है। यह परिस्थितियां भी पैदा हुई है, लेकिन अपने अनुकूल चीजों को गढ़ने की सोच इस दौर में इस तरीके से बड़ी होती चली गई, जहां पर हम याद देश को बनाने वालों को करेंगे लेकिन इस देश को बेचते चले जाएंगे। और इन परिस्थितियों में देश गढ़ कौन रहा है, कैसे गढ़ रहा है, गढ़ने वालों का कोई अपना योगदान क्या था, यह सवाल राष्ट्र के सामने से गायब हो चला है। और ये सवाल गायब ही नहीं हो गए हैं, उनको बदलने की प्रक्रिया में भी इस देश के तमाम यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स जो अपने आप को सियासी तौर पर जोड़कर पदों तक पहुंचे हैं, वो यही काम में लगे हैं। वो जानते हैं कि वह काबिल नहीं है, लेकिन वो यह भी जानते हैं कि नाकाबिल होने के बावजूद भी अगर वो कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं वाइस चांसलर हैं और कहीं एनसीईआरटी में बैठे हैं, कहीं यूजीसी में बैठे हैं
और इस देश के शिक्षा मंत्र को वो तय कर रहे हैं, तो उनकी महत्ता तभी तक है जब वो सत्ता के विचारों को उस इतिहास के घोल में नए तरीके से गढ़ना शुरू कर दें। यही उनकी खासियत और काबिलियत है। वो छात्रों के लिए नहीं है, वो सत्ता के लिए है। तो छात्र इस देश में आने वाले दौर में इस देश को क्या सोचेंगे, क्या बनाएंगे, क्या इस दिशा में कभी सोचा गया है? किसी ने सोचने की कोशिश की है? लेकिन मौजूदा वक्त की जरूरत तो रोजगार है, मौजूदा वक्त की जरूरत तो 2 जून की रोटी है, मौजूदा वक्त की जरूरत इन दोनों को पाने के बाद वह मान सम्मान है जो राजनीति दे दे। इसके बाद आप उस विशेषाधिकार तबके में शामिल हो जाते हैं, और विशेषाधिकार तबके का राज ही असल में इस देश का नया कानून है। वो अपने अपने दायरे में, चाहे थाने हो, चाहे इस देश में बैठे हुए एनसीबी का दफ्तर हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो ईडी हो, या चाहे अपने अपने तौर पर जो भी आप इंस्टीट्यूशन सोच सकते हैं वो सोच लीजिए। हो सकता है आप इलेक्शन कमीशन सोच लें। लोकतंत्र तकनीकी तौर पर फेल करा दिया गया, लेकिन क्या असर पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र के चारों पांवों की परिभाषा बदल दी गई है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब ज्ञान ने जाति के सामने घुटने टेक दिए, जब बुद्धिमता ने धर्म के सामने नतमस्तक होना सीख लिया, तर्क या सवाल इस दौर में जाति धर्म की सियासत के सामने पूरे तरीके से अस्वीकार कर दिए गए, और पूरी बौद्धिकता, पूरा ज्ञान इसी बात को लेकर माना गया कि आप सत्ता के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल कीजिए, यही आपकी ज्ञान है और यही बुद्धि है। परिवारों में इस बात की चर्चा होती है कि बेटे को आईएएस बनाएं या ना बनाएं, वह तो उन नेताओं के सामने खड़ा हो जाएगा जो नेता अपने पढ़ाई के दौर में शायद हाशिए पर थे। सवाल है, हम सब के बारे में इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप पार्लियामेंट और विधानसभाओं का जिक्र करना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी। 40% लोग ऐसे जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, और 40% लोग ऐसे जो कोई ना कोई आपराधिक घटना के साथ जुड़े हुए हैं और उनके अपने हलफनामा दागदार है, लेकिन वह निर्धारित करेंगे इस देश का कानून, इस देश के कानून को लागू कराने के लिए निर्देश जारी करेंगे। कैसे वो आईएएस और आईपीएस जो पढ़कर भी निकले होंगे, हमारा कहना है, वह भी आखिर किनकी मानेंगे, और जिनकी मानेंगे उनकी सोच क्या है? और कल वो आज इधर हैं, कल उधर हो जाएंगे, क्योंकि इस देश के भीतर में बीते 5 साल में लगभग 600 से ज्यादा एमएलए और एमपी ने तो अपना पाला बदल लिया। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सेंटर, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये पूरा खेल चलते रहा। इसका मतलब है कि सियासत इस देश की सबसे बड़े ग्रंथ के तौर पर है। सियासत और सत्ता इस देश में सब कुछ है, और उन्हीं परिस्थितियों से इस देश को गढ़ा जा रहा है। तो फिर देश गढ़ने वालों को हम कैसे याद करें जब देश बेचने पर आमदा हो? इस देश के सरकारी बैंकों की हालत कितनी खास्ता कर दी गई, और उस हालत खास्ता के पीछे इस देश में उसी पूंजी को निकालकर इस देश के प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कैसे दिया गया? क्या वाकई आजादी के बाद इस देश में रईस लोग सोच पाते थे कि वह पार्लियामेंट में आ जाएंगे? या पार्लियामेंट में जो आते थे, क्या वो सोच पाते थे कि अगर उनके सरोकार जनता से नहीं होंगे तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं आ पाएंगे? लेकिन क्या मौजूदा वक्त में यह सब कोई मायने रखता है? राज्यसभा के भीतर में 100 से ज्यादा राज्यसभा के सदस्य ऐसे हैं जो किसी ना किसी कॉरपोरेट का हित साधने के लिए वहां पर मौजूद हैं, और वहीं पर जो स्टैंडिंग कमेटी बनती है वो वही कंपनियों के लाभ की परिस्थितियों के पार्लियामेंट के भीतर सवाल उठाते हैं। पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर, जो जनता के सवालों को एक्सेप्ट करता है, वह भी गायब हो गया। तो ये देश बेचने की प्रक्रिया में और देश चंद हाथों में थमाकर खुद को उसमें शामिल करने की कवायद में ये पूरा देश लगा हुआ है। क्यों आखिर कोई स्वतंत्र पत्रकार नहीं होना चाहिए इस देश के भीतर में? क्यों आखिर इस देश में कोई चीफ जस्टिस या जज जो है उसकी एक अपनी पहचान नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी एक अपनी पहचान नहीं होनी चाहिए? क्यों सीबीआई का चेयरमैन या सीबीआई का डायरेक्टर उसकी अपनी सोच नहीं होनी चाहिए? क्यों सीवीसी हो या अपने तौर पर सीएजी हो उसकी एक अपनी सोच नहीं होना चाहिए? ये सारे लोग क्यों राजनीति से प्रभावित हैं? जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो स्वतंत्र तरीके से बिना किसी राजनीति के हक में बोले हुए अपने विचारों को प्रकट करने की हैसियत रख पाते हैं या बोल पाएंगे? या आने वाले वक्त में उनके सामने सियासत का ऐसा खौफ है जो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए ही उनकी जड़ों को हिलाकर रख देगा और उनका पूरा पढ़ा लिखा गायब हो जाएगा? शायद इसीलिए एक बड़ी लंबी कतार बनती चली जा रही है। इस देश को पढ़े लिखे लोग छोड़ रहे हैं।
दुनिया के मानचित्र में भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन भारत के जरिए जो रिसर्च होता है, भारत के लोग ही दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाकर रिसर्च कर कर पेटेंट तक को ला रहे हैं उन देशों के में जिन देशों में वो रहने लगे हैं, वहां की जीडीपी बढ़ा रहे हैं अपने एजुकेशन से। लेकिन हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति है, या ये कौन से इतिहास को याद करने का सबक है? क्या इस दिशा में कभी भी कोई सोचेगा, या फिर राजनीतिक सत्ता पाने के बाद ही कुछ हो सकता है जो मंत्र हर कोई देते आया है? संघ की बहुत सारी बैठकों में हुआ वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन पहले आपके पास सत्ता तो आ जाए। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह कितनी बैठकों में कहते रहे वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन चुनाव तो जीत जाए पहले। चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो हमारी उपकी राजनीतिक बातचीत का क्या मतलब होगा? और कमोवेश यही मंत्र हर राजनीतिक दल के भीतर आते चला गया कि राजनीति का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब चुनाव जीतना है, अन्यथा कोई महत्व किसी का नहीं है। यानी इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जो भी कर्म होंगे वही दरअसल बुद्धिमता की पहचान होंगे, और वही शख्स सबसे लाभदायक और सबसे बेहतरीन होगा। इस स्थिति में अगर इस देश की गढ़ने की नई परिस्थिति और बनाने की नई सोच को ले आया गया है, तो सोचिए यह पूरी पीढ़ी जो मौजूदा वक्त में नेताओं की पीढ़ी है, जब यह खत्म होगी, साइंस कहता है मौत हर किसी की होनी है, मौत तो होगी, उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी जाहिर है वो और डाइल्यूट होगी, क्योंकि इस दौर में उसको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला से मतलब हम एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर जिक्र कर सकते हैं। 2014 के बाद से इस देश के भीतर में जो भी किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन से लड़का जुड़ा होगा, उसने 2014 के बाद से इस देश की सियासत के विरोध में कोई खबर नहीं चलाई, उसने रिपोर्टिंग नहीं की। डेस्क पे बैठ के खबरों को गढ़ा गया और सत्ता के अपने इंटेलिजेंस के जरिए वो जो जो चीजों को देती रही उसी को परोसा गया, वही सूचना मान ली गई, वही जर्नलिज्म मान लिया गया। तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म डडा के गिर गया। दूसरी स्थिति, अदालतों में चले जाइएगा तो क्या फैसले भी वैसे ही हो रहे थे? कोई भी कहेगा फैसला सत्ता के विरोध में, देकर तो देखिए, अब समझ जाइएगा क्या मुश्किल आती है। कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस, कोई भी आरएस, अब आईआरएस, कोई भी अपने तौर पर करे, सत्ता के दरवाजे पर चौखट दे के ये तो कहे कि आप बेईमान हैं, क्या कह पाएगा? वो जानता है इस देश में असल ग्रंथ सत्ता का ही है, असल कानून विशेषाधिकार पाए लोगों का भी है, और उस कतार में शामिल होने की जद्दोजहद में इस देश को जब लगा दिया गया तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा, यानी यूनिवर्सिटीज भी नहीं बची, यानी मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बचे। एक ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और शायद इसीलिए जो आखिरी बात हमारे जहन में बार बार आती है कि सरदार पटेल ने इस देश को जोड़ा, इंदिरा गांधी ने इस देश की सत्ता को जनता से सरोकार रखते हुए राष्ट्रीयकरण का पाठ पढ़ाया। एक जिम्मेदारी सरकार के कांधे पर होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में यह सब कुछ नदारत हो चला है, और नदारत की परिस्थितियां में देश में सबसे रईस होने की होड़ है। देश के भीतर भिखारी अगर आप बन गए हैं तो भिखारी बनाने की भी होड़ है, यानी सत्ता पर भिखारी आश्रित रहे और वही वोटर रहे, और जो सबसे रईस रहे वो अभी सत्ता के मार्फत रईस रहे, और लोकतंत्र डुगडुगी बजाए कि देखिए रईस का भी एक वोट, गरीब का भी एक वोट। और इन सब के बीच इस देश के भीतर में 10 टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं उनके पास इस देश के 55% संसाधन अगर हैं, तो जरा परिकल्पना कीजिए इस देश के जो 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1% संसाधन है। इस असमानता को जीते भारत के भीतर में क्या वाकई महात्मा गांधी को याद किया जाए, सरदार पटेल को याद किया जाए, नेहरू को याद किया जाए, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाए, इंदिरा गांधी को याद किया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाए? किसको याद कीजिएगा आप? याद हो ना हो, लेकिन जन्मदिन जरूर मनाइए, जयंती भी जरूर मनाइए, और उसके जरिए अपनी संवेदनाओं को दिखाइए, क्योंकि हम देश बेचने निकले हैं, और देश बनाने वालों का नाम ले लेकर इस देश को जितना बेचेंगे उतनी ही पूंजी हमारे पास जमा होती चली जाएगी, और यह पूंजी सत्ता की है जिसके पास आकूत ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।